दिखाता हूँ। एक शेयर नहीं किया ना। यस भाई यस। हम्म। दे दिया मैंने तो, एक्सेस सबको दे दिया। आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग करो। व्हाट्सएप में आप मुझे पिंग करो, मैं दे देता हूँ। राइट से देना पड़ेगा। चलो मैं आगे चलूँ। हाँ मैंने उसको देखा, आई थिंक मेरे को ना शायद मैं पूरा इंटायर दी, पूरा इंटायर मसी स्क्रीन शेयर कर रहा था ना, आई थिंक उसकी वजह से हो रहा है। तो अभी मैं सिर्फ ब्राउजर ही शेयर किया हूँ पर्टिकुलर। तो अब शायद हो जाए, अब देखना। ये एक चीज देखो सर, आप जब मशीन डिप्लॉय करते हो ना, तो जो इंस्टेंस होता है ना, इंस्टेंस, ठीक है, जो रैक है एक प्रकार से, वो आपको बताता है। नहीं है, एक मतलब किया तो है स्क्रीन पे। अब है। ठीक है, तो मैं एक इंस्टेंस अभी बना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म। 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 देखो क्या होता है, इसके पीछे जो खेल चल रही है वो खेल ये है कि ये कहता है, एडब्ल्यूएस कहता है ये मेरा डेटा सेंटर है। ठीक है, ये मेरा डेटा सेंटर है। अभी कहता है आप जो भी मशीन बनाओगे ना, इस मशीन को जो आईपी मिलेगी ना, वो प्राइवेट आईपी होगी। जो लैंड इसका जो इंटरफेस होगा, इस मशीन में जो लैंड पोर्ट होगा, उस पे ना आईपी मिलेगी। जो भी मिलेगी वो आईपी प्राइवेट मिलेगी, पब्लिक नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी हालत में पब्लिक आईपी इसको नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा प्राइवेट। अब मान लो प्राइवेट आईपी फॉर एग्जांपल मिल गई 172 रेंज की। 172.30 ये मिल गई, ठीक है।
अब ये आईपी प्राइवेट है। अब ये क्या करते हैं, इनका ना यहाँ पर गेटवे होता है एक, ठीक है। ये हाँ व्हाइट बोर्ड पे था, एक मिनट। अब दिख रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, अब देखो दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक पब्लिक आईपी आपको मिल गई, ठीक है। और ये पब्लिक आईपी क्या करते हैं, आपकी प्राइवेट आईपी के साथ ना मैपिंग कर देते हैं। ये होता है। तो आप जब पब्लिक आईपी को हिट करते हो तो ये ट्रांसलेट करता है आपकी प्राइवेट आईपी पे। और जब यहाँ से ट्रैफिक जाएगी तो ये प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट करेगा इसको, और ये ट्रैफिक बाहर निकालेगा। ऐसा होता है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, निक निक नहीं बोलो, निक नहीं बोलो, निक पे नहीं दे रहा है उनका अपना। समझ लो एक राउटर होगा बैकएंड में, ठीक है। जहां पर उन्होंने आईपी दिया और जस्ट मैपिंग करके रखे बस, कि यहाँ पे मतलब फॉरवर्डिंग लगा रखा है, आईपी फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट, कि यहाँ पे है फॉरवर्ड कर दो इसको। फॉरवर्डिंग चल रही है बेसिकली। नहीं ऐसा नहीं होता सर। आप फॉरवर्डिंग जो है, आप पब्लिक टू प्राइवेट कर सकते हो। नहीं सर, फॉरवर्ड देखो, कोई और फंडा नहीं है यहाँ पे, फॉरवर्डिंग ही चल रही है, ठीक है। यहाँ ट्रैफिक आएगी, ये आईपी हमने मैपिंग करेंगे ना, हम मैपिंग कर रहे हैं सर, अपने से नहीं हो रही है। हम पब्लिक आईपी का सेक्शन अलग है, पब्लिक आईपी हम लोग लेते हैं, उसको जिस प्राइवेट आईपी के साथ मैपिंग करेंगे वो उधर ही फॉरवर्ड करेंगे। कोई और फंडा नहीं चल रहा, यहाँ फॉरवर्डिंग ही चल रही है। आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। सर डिफॉल्ट के केस में आप बोल रहे हो, लेकिन कंपनी में डिफॉल्ट का केस नहीं होता है। हम देख सकते हैं हमारी प्राइवेट आईपी किस पब्लिक के साथ मैपिंग है, वो हम देख सकते हैं, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। नहीं, सारा कुछ कस्टमाइज है। अभी आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि अभी आप डिफॉल्ट ऑप्शन को यूज कर रहे हो। जब आप डिफॉल्ट यूज नहीं करना चाहते तब आपको ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। आप एक मशीन अगर क्रिएट करोगे तो उसे पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी सर। आपको खुद प्राइवेट आईपी से खरीदना पड़ेगा और उस प्राइवेट आईपी की मैपिंग इसके साथ करोगे, तब जाकर इस पे आने वाली सारी ट्रैफिक इधर फॉरवर्ड होगी। मैंने प्राइवेट आईपी नहीं बोला, मैंने बोला पब्लिक आईपी खरीदनी पड़ेगी, उसको आप अपनी प्राइवेट आईपी के साथ मैपिंग करोगे तब जाके उस पर वो पब्लिक आईपी पे आने वाली ट्रैफिक प्राइवेट आईपी पे फॉरवर्ड करेगी। और उस पब्लिक आईपी का पेमेंट आपको लगेगा हर महीने, $6 $5 जो भी है।
हम्म। अगर आप इस पब्लिक आईपी को यहाँ से ओपन करोगे ना, ये पब्लिक आईपी का अलग, एक प्रकार से ये अलग सर्विस है। मशीन को, आपकी मशीन पब्लिक आईपी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आप किसने बोला कि हमने पब्लिक आईपी मशीन को दे दिया? मशीन को प्राइवेट आईपी ही मिली है। मशीन के पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है सर। मशीन के पास सिर्फ ये प्राइवेट आईपी है, कोई पब्लिक आईपी मशीन के पास नहीं है। सर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इससे, नहीं ट्रैफिक आपकी डायरेक्ट नहीं आ रही ना सर। आप अपने कंपनी के अंदर कोई सर्वर अगर आप लगाओगे तो उसको क्या दोगे? प्राइवेट दोगे, पब्लिक दोगे? सर इस सिनेरियो में इसलिए है कि अगर आप लोकल एरिया ही एक्सेस रखना चाहते हो तो पब्लिक आईपी मत यूज करो फिर आप। आपका ये लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क में आप जी की जो मशीन है वो सारी मशीन प्राइवेट आईपी के साथ रहेंगी। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ लोकल एरिया कनेक्टेड होंगे तो मुझे पब्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। अभी तो पब्लिक आईपी इसलिए मिल रही है क्योंकि आप बाहर से मशीन को एक्सेस कर रहे हो। कंपनी के अंदर देंगे ही नहीं हम पब्लिक आईपी मशीन को, मशीन के लिए पब्लिक आईपी लेंगे ही नहीं, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अभी तो हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है, हमारे पास कोई वीपीएन नहीं है। एडब्ल्यूएस पे अगर आप कोई मशीन क्रिएट करोगे और आपने उस मशीन को एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी नहीं लिया तो आप मशीन को एक्सेस ही नहीं कर सकते सर बाहर से बैठ के कैसे? दैट इज ए करेक्ट नहीं सर, जो बता रहा हूँ वो करेक्ट है। आपने सवाल पूछा पब्लिक आईपी क्यों ले रहे हैं, उसका आंसर मैं कर रहा हूँ क्यों ले रहे हैं। पब्लिक आईपी इसीलिए ले रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ सर, पब्लिक आईपी इसीलिए ले रहे हैं, अगर आप पब्लिक आईपी नहीं लोगे भाई तो आपने जो मशीन बनाई है उस मशीन को आप भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, मैं उस मशीन के अंदर नहीं जा सकता भला ही वो मेरे अकाउंट में बनी है। सर दैट इज एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ आप। सर आप समझ ही नहीं रहे हो, आपका क्वेश्चन क्या है कि मशीन को प्राइवेट आईपी मिल गई तो पब्लिक आईपी क्यों ले रहे हैं? मैं आंसर उस चीज का कर रहा हूं, उसको सुने पहले मेरी बात को। दैट इज करेक्ट मत बोलो, आप पहले सुनो मेरी बात को। ये आपका एडब्ल्यूएस का अकाउंट है, ठीक है ना? आप अपने अकाउंट में गए, आपने डिफॉल्ट बीपीसी में एक मशीन क्रिएट कर दी, इस मशीन के लैन कार्ड में प्राइवेट आईपी मिल गई। ठीक है, आपके मशीन में लैन कार्ड में प्राइवेट आईपी मिल गई। उस प्राइवेट आईपी 172.30.1.100 ये आईपी आईपी को मिल गई। ठीक है ना? ये टोटली प्राइवेट आईपी है। इस मशीन पे आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। आप मशीन को एक्सेस कहां से कर रहे हो? आप मशीन को अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हो। आप अपने लैपटॉप में जाते हो, ब्राउजर में एडब्ल्यूएस अकाउंट से लॉगिन करते हो, आपका एडब्ल्यूएस अकाउंट लॉगिन हो जाता है, आप मशीन बनाते हो, ये आपकी मशीन बनी, ये प्राइवेट आईपी है। आप अपनी मशीन से बैठकर भी इस प्राइवेट आईपी को हिट नहीं कर सकते। तो एडब्ल्यूएस कहता है कि अगर कोई न्यू यूजर है जिसको वीपीसी का कंसेप्ट नहीं पता, जिसको नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं पता, अगर वो अपनी मशीन क्रिएट करेगा और ओनली उसको प्राइवेट आईपी देगा तो वो खुद भी अपनी मशीन को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा लैपटॉप जो है वो इंटरनेट पे है, ये जो है वो प्राइवेट डेटा सेंटर के अंदर है। तो एडब्ल्यूएस कहता है कि फर्स्ट यूजर को एक्सेस करने के लिए मैं ऑटोमेटिक उसको एक पब्लिक आईपी दूंगा और उस पब्लिक आईपी को उसकी प्राइवेट के साथ बाइंड करके दूंगा। और उसको अगर वो मशीन को एक्सेस करना है तो उसको मैं बोलूंगा कि तू इस पब्लिक आईपी को हिट कर, ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर। ये चल रही है डिफॉल्ट सेटिंग। अगर यूजर एक्सपर्ट हो जाता है, उसको नेटवर्किंग में एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसके पास ऑप्शंस है वो इस पब्लिक आईपी को स्किप कर दे, ओनली प्राइवेट आईपी रखे। अब उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है बाहर से एक्सेस करने के लिए तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक वीपीएन,
वीपीएन जैसी चीजें सेटअप करके अपना यूज करे। तो ये कंसेप्ट इन्होंने दिया सर। तो आप सुनते ही नहीं हो मेरी पूरी बात, तभी तो दिक्कत आती है। जब मैं बताया करूँ तो पूरी सुना करो सेंटेंस को। अब क्लियर हो गया क्यों दिया इन्होंने? तो इसीलिए ये जो पब्लिक आईपी हमें मिली है, ये कोई मशीन में नहीं मिली। अगर हम किसी मशीन, ये मशीन में जाए ना, ये रही मशीन, नेटवर्किंग में जाते हैं हम लोग, ये रही मशीन का इंटरफेस, आप देखो कहाँ गया इसका लैन कार्ड। ये रही सर, ये नई कार्ड दिख रहा है ये नई कार्ड में अगर आप जाओगे, अभी भी फ्रीज है। एक मिनट, चलो इंटारी कर देता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे टैब खुलते रहेंगे तो हर बार करना पड़ेगा। ये देखो सर, ये दिख रहा है, ये है आपका, ये जो मशीन है ना, मशीन का इंटरफेस कार्ड है। ये देखो ENI दिख रहा है आपको, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस इसको कहते हैं। और ये देखो उसकी प्राइवेट आईपी, देखो ये। और ये जो पब्लिक आईपी दे रही है, ये उसके साथ मैप्ड हुई है बस। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस पब्लिक आईपी को ओपन करूं, मैनेज आईपी एड्रेस में जाओ, तो ये देखो सर, दिख रहा है ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये इस नेटवर्क का आईपी मिला, डाला गया ये आईपी। अब ये क्या है देखो, ये पब्लिक आईपी है। ये पब्लिक आईपी इसके साथ मैपिंग है। अगर मैं इस इंटरफेस के साथ दूसरी आईपी लेता हूं, जैसे मैंने दूसरी आईपी ली, तो दूसरी आईपी के लिए मुझे, एक मिनट रुको, मैंने क्या किया, इस इंटरफेस के साथ मैं दूसरी आईपी ले रहा हूं, ऑटो असाइन, और मैं यहां पर सेव करता हूं, कंफर्म करता हूं। तो अब देखो क्या हुआ। वापस से मैं यहां चलूं, अगर एक्शन में मैनेज आईपी एड्रेस, और इसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखो अब इस मशीन में जो इंटरफेस मिला है, उस इंटरफेस पे दूसरी प्राइवेट आईपी मुझे मैंने डाल दी। लेकिन उसके साथ दूसरी प्राइवेट आईपी के साथ कोई पब्लिक आईपी मैपिंग नहीं है। तो अब मैं पब्लिक आईपी बाय करूंगा और इसको मैप करूंगा इसके साथ। तो अब क्या होगा कि अब मैं दूसरी पब्लिक आईपी अगर मैं बाय करके इसके साथ मैप कर देता हूं, तो मैं दूसरी पब्लिक आईपी को हिट करूंगा, तो ये ट्रैफिक मुझे इस साइड फॉरवर्ड करेगा। सर आप एट अ टाइम दोनों यूज करो, नो प्रॉब्लम, दोनों चलेंगे सर। नहीं सर, एक कैसी बात करो, एक इंटरफेस में आप मल्टीपल आईपी डाल सकते हो सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो अपने लैपटॉप में डाल लेता हूँ दो दो आईपी, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एक इंटरफेस में आप मल्टीपल आईपी डाल सकते हो। एक मिनट होल्ड करना हूँ। हाँ बोले। हाँ ये हाँ बात ठीक है कि आपने बताया। बिल्कुल। दोनों से होगा सर, दोनों से होगा। बिल्कुल। नहीं, लिनक्स में भी सर वर्चुअल इंटरफेस का कंसेप्ट होता है। आपका जो मेन इंटरफेस कार्ड होता है ना, उस पे आप ब्रिज बनाकर वर्चुअल इंटरफेस बन जाता है। तो एक आपका जो इंटरफेस है ना, वो वर्चुअली डिवाइड हो जाता है वो भी। और जब आप दो दो आईपी डालोगे तो वर्चुअल इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करेगा। आप यहाँ पर देखो, असाइन न्यू आईपी एड्रेस आप डालते जाओ। ये सब क्या है, वर्चुअल इंटरफेस का ऑप्शन है। आप एक इंटरफेस में 5 आईपी डाल दो, और पांचों पे हिट मारोगे, सब जगह ट्रैफिक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका यूज केस मैं आपको बता देता हूँ। जो गोड आईडी वाले को होते हैं ना, जैसे आप गोड आईडी के पास जाते हो, आप होस्टिंग लेते हो ना उनसे, तो आप होस्टिंग के लिए आपके लिए एक मशीन थोड़ी लगा के देंगे। वो क्या करते हैं, वर्चुअल इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करते हैं बेसिकली वो। हाँ, एक मशीन पे मल्टीपल लोगों की वेबसाइट होस्ट कर देते हैं, और एक एक आईपी उनके लिए फिक्स कर देते हैं कि आप इसको हिट करो तो आपकी इधर ट्रैफिक जाएगी, और इसके साथ आपकी वेबसाइट की मैपिंग है, इसको हिट करोगे तो ट्रैफिक इधर जाएगी, इसकी मैपिंग उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ है। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है ना उसकी, वो तो बिल्कुल यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमने मशीन बनाई थी, इस मशीन को कनेक्ट करते हैं। जी बोलो। जी जी बोलो। हम्म हम्म। किस पे? कंसोल पे जाके आप मैनेज करना चाहोगे, ठीक है, तो आपके लिए ना एक ब्राउजर खोल के देता है वो, ठीक है। तो आपके लैपटॉप से ही कनेक्ट होता है, पब्लिक आईपी रहेगी तभी कनेक्ट होगा, अदरवाइज आपको ना वो सेशन मैनेजर जैसी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, वीपीएन जैसी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, तब एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करता सर। होता क्या है, अभी तो मेरे पास एक मशीन है तो मैंने ले लिया, ठीक है ना। एक मशीन है तो मैंने ले लिया। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना वीपीएन सेटअप करूंगा। क्या करूंगा? वीपीएन सेटअप करूंगा, ठीक है। तो अब मेरा जो लैपटॉप होगा वो वीपीएन से कनेक्ट होगा, और वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद फिर मैं इसकी प्राइवेट आईपी को एसएसएच कर जाऊंगा, या रिमोट ले जाऊंगा। हाँ, तो फिर आपको कोई भी जो मशीन आप बनाओगे सर, उनको आपको किसी भी मशीन को पब्लिक आईपी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो जो कंपनी में वो इसी टाइप से होता है, क्योंकि देखो मशीन तो इतनी सारी बनेंगी, हर मशीन को पब्लिक आईपी तो आप दोगे नहीं। अगर मशीन को आप पब्लिक, उस मशीन के लिए पब्लिक आईपी आप असाइन कर भी रहे हो, तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही नहीं है। और दूसरी, कितनी पब्लिक आईपी लोगे आप एक्सेस करने के लिए, है ना, क्योंकि मशीन एक थोड़ी होगी। अगर दो दो हजार मशीनें चल रही हैं, अब 2,000 पब्लिक आईपी लोगे तो कितनी कॉस्टिंग चली जाएगी। तो कंपनी वीपीएन लेती है। अब वीपीएन में क्या करती है, वीपीएन में अपना यहाँ पर एक पब्लिक आईपी डाल दी, एक वीपीएन में प्राइवेट आईपी डाल दी, वीपीएन सेटअप कर दी, और आपको लैपटॉप दे दी, और आपको बोली कि आप कभी भी घर में बैठे हो, एयरपोर्ट में बैठे हो, आपके लैपटॉप में वीपीएन का सॉफ्टवेयर डाल दिया उन्होंने, और बोला कि आप अपना इंटरनेट से कनेक्ट होना, और वीपीएन सॉफ्टवेयर को खोलना, फिर यूजर नेम पासवर्ड डालना। जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आप इस वीपीएन डिवाइस से कनेक्ट हो जाओगे, और डिवाइस से जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो यहाँ से बैठ के आप अपने इस प्राइवेट सर्वर को उसकी प्राइवेट आईपी पे हिट करोगे तो आप पहुंच जाओगे। तो यही तो वीपीएन का, तो ये कंसेप्ट चलती है। हाँ, वीपीएन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे जंप सर्वर होते हैं, ठीक है, वो भी कंपनी बता सकती है, बहुत सारे हैं। फिर वीपीएन के भी पार्ट्स होते हैं, साइट साइड वीपीएन यूज करना, क्या यूज करना। और कुछ डाउट है तो बोलो सर। तो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे फिर। हम्म।
तो हमने क्या किया था कल, डिस्क्रिट किया था। यस, अभी हटा था कल वाला, दोबारा से ले रहा हूँ अभी। हाँ जी। नहीं, अभी थोड़ा डाउट डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल से रिलेटेड, अभी जस्ट स्टार्ट किए कल का ही, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमने डिस्क लगा दिया। इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, mkfs.xfs। चलो, अब देखो, जो एडब्ल्यूएस इंजीनियर होगा, ठीक है, उसके पास ना मेल के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी, मेल के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी, या कंपनी के पास कोई अपना पोर्टल होता है जहां पे लोग अपनी क्वेरी डालते हैं। ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पर्टिकुलर डिस्क लगी हुई है, उस डिस्क का साइज एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट आई, टिकट आई आपके पास। तो आप एज एन एडब्ल्यूएस इंजीनियर क्या करोगे, इंस्टेंस के अंदर जाओगे, उस इंस्टेंस के स्टोरेज पे जाओगे, और ये वॉल्यूम आपको दिख रही है, उन्होंने जो बताया आपको, उस वॉल्यूम पे जाओगे, और आप क्या करोगे, साइज यहां से एक्सटेंड करोगे। क्योंकि अभी तो 100 GB की लिमिट है, एक्सटेंड कैसे करोगे, मॉडिफाइड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम मॉडिफाइड करोगे, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट आएगी 150 GB की, वो आप यहां से मॉडिफाइड करो। ठीक है, तो अब देखो, ये मॉडिफाइड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जी, हाँ, ऑन है।
देखो, अगर मैं एफ डिस्क हाइफन एल करूं, तो देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको देखो 150 GB आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं डी एफ हाइफन एच करूं, तो यहाँ पर 100 GB है। पता है क्यों? अब इसने बोला, क्या हुआ देखो, आपके पास डिस्क कितनी दी थी उसने? पहले 100 GB की डिस्क दी थी, 100 GB की डिस्क उन्होंने दी। आपने उस 100 GB की डिस्क अपनी मशीन के साथ लगाया, और आपने उस 100 GB की डिस्क में फाइल सिस्टम असाइन किया, और आप उसको माउंट करके यूज कर रहे हो। लेकिन आप पीछे से क्या किए, उसमें 50 GB और एक्सटेंड कर दिया। तो 50 GB जो एक्सटेंड हुई है, उसमें फाइल सिस्टम असाइन नहीं है। पता है क्या नहीं है? फाइल सिस्टम असाइन नहीं है। डी एफ हाइफन एच, फाइल सिस्टम असाइन नहीं है। तो जब तक हम यहाँ पर फाइल सिस्टम एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। और फाइल सिस्टम डिपेंड करता है, एक्सटेंड करने की अलग अलग मेथड होती है, कि आपने इस पे फाइल सिस्टम कौन सा दिया है। तो मैं बी एल के आई डी कमांड चला के इसका फाइल सिस्टम चेक कर सकता हूँ। इसका फाइल सिस्टम है एक्सएफएस। तो मुझे कमांड मारनी पड़ेगी यहाँ पर, पता है क्या? एक्सएफएस अंडरस्कोर ग्रो एफ एस, ठीक है। और डिस्क मेरी क्या है? और अब मैं चेक करता हूँ, तो आ गई देखो। तो इस कमांड से हुई क्या? फाइल सिस्टम एक्सटेंड कर दिया उसने। तो समझना ये है कि एडब्ल्यूएस इंजीनियर जो करेगा क्या, वो तो अपना पीछे से अपडेट कर देगा। लेकिन अब रिक्वेस्ट किसकी आई है, टिकट किसकी आई है? टिकट हो सकता है डेवॉप्स टीम की हो, टिकट हो सकता है कोई डेवलपर्स की हो, टिकट हो सकता है कोई सिस्टम एडमिन की हो, टिकट हो सकता है कोई किसी भी डिपार्टमेंट की टिकट हो। तो अब जिसने टिकट इरेज किया ना, उसको अपने मशीन के अंदर ना बैठ के कमांड परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये वाली ध्यान रखना। एडब्ल्यूएस इंजीनियर तो बैकएंड से कर देगा बस, और रिप्लाई कर देगा मैंने बैकएंड से कर दिया। अब आपको करना है अंदर से जो करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? एक्सएफएस अंडरस्कोर ग्रोथ है। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझनी है, कि अगर यहाँ पे फाइल सिस्टम क्या होता, अगर यहाँ पर फाइल सिस्टम एक्सएफएस नहीं होता, ext2 ext3 ext4 होता, तो फिर आपको रीसाइज वाली कमांड करनी पड़ती, रीसाइज टू एफएस। ये लिनक्स का पार्ट है, पता है? ये जो है, ये लिनक्स का पार्ट है, रीसाइज टू एफएस। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? एक्सवीडीबी। तो नोट डाउन करके लिख लो। हो सकता है आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आपको ही एडब्ल्यू से भी आप ही एक्सटेंड कर रहे हो, अंदर जाकर भी आप कर रहे हो, या फिर कोई जूनियर है उसको आप सजेस्ट कर रहे हो कि भाई उसे नहीं दिख रहा, तो उसे आपने बोल दिया ये कमांड परफॉर्म कर दे, या ये कमांड परफॉर्म कर दे। तो ये कमांड कर क्या रहा है, कि जो डिस्क ऐड होके आई है, एक्सटेंड होके आई है, उसका फाइल सिस्टम भी आपने एक्सटेंड कर दिया। और कौन सा फाइल सिस्टम एक्सटेंड किया? मैंने फाइल सिस्टम डिफाइन नहीं किया, मैंने बोला एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम को ही एक्सटेंड कर दे। तो जो 50 GB एक्स्ट्रा आई है, वो क्या हो रहा है? वो जो करंट फाइल सिस्टम उसके ऊपर है, वही एक्सटेंड हो, ठीक है। अब देखो, सबसे मजे की बात यह है कि एडब्ल्यूएस कहता है कि आपने अगर कोई डिस्क को एक्सटेंड कर दिया बैकएंड से, तो दोबारा अगर एक्सटेंड की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, जैसे 200 से 150 से 200 GB जाना है, और दोबारा एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर देखो क्या बोलेगा मुझे, क्या बोलता है यहाँ पर, क्या बोल रहा है? यू आर रीच द मैक्सिमम मॉडिफिकेशन रेट पर वॉल्यूम लिमिट, वेट एटलीस्ट 6 आवर्स बिटवीन मॉडिफिकेशन पर ईबीएस वॉल्यूम। तो ये बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन एक निकल के आया आपके सामने, कि कोई भी ईबीएस वॉल्यूम को अगर आपने एक बार उसकी साइज को एक्सटेंड किया, तो नेक्स्ट एक्सटेंड आप तभी कर सकते हो 6 आवर्स के बाद, ठीक है। समझ आया सर? अब सर उनकी अपनी पॉलिसी है। इसके पीछे लॉजिक क्या बोलोगे आप सर? उन्होंने अपना बैकएंड जो डेटा सेंटर है, जो डिस्क का स्टोरेज एरिया है, उस पे ऐसे कोई नेटवर्क बैंडविड्थ मॉडिफिकेशन रेट सेट कर रखा होगा, कि भाई एक बार कोई मॉडिफाई करे, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन 6 आवर्स के बाद ही अलाउ करना चाहिए। यही तो हमें समझना है, कि सोच समझ के डिस्क मॉडिफिकेशन करो।
क्योंकि बार बार इस हम्म, कम तो अलाउ ही नहीं करते, कम तो देंगे नहीं। नहीं ऐसे नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। डिस्क अगर आपको बढ़ानी है तो प्रॉपर मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है, डिसीजन होता है, 10 लोगों का अप्रूवल होता है, फिर जाकर बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके कुछ भी बढ़ा देगा, नहीं कर सकता कोई। पूरा अप्रूवल आएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, आप मॉडिफिकेशन में और क्या क्या कर सकते हो, आप टाइप भी चेंज कर सकते हो। मतलब GP2 से आप GP3 पे जा सकते हो, कि आपकी अभी वॉल्यूम GP2 है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, GP3 पे आप चले गए, IO1 पे चले गए, ठीक है, IO2 पे चले गए। लेकिन ये भी मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। तो एक बार अगर मॉडिफिकेशन हो गए डिस्क के साथ, तो दोबारा मॉडिफिकेशन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चीजें होती हैं। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि आप ना रिड्यूस नहीं कर सकते साइज, क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं। करना है तो एक्सटेंड करो, क्या करना है, एक्सटेंड करो। तो अगर मॉडिफिकेशन पे आऊं और मैंने बोला कि मुझे ना 50 GB चाहिए, क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो सिर्फ आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके पीछे रीजन है डिक्री इंक्रीज। अगर आप डिक्रीज करोगे तो फाइल सिस्टम करप्ट होने के चांसेस होते हैं, डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें अलाउ नहीं की, क्योंकि अपने SLA में ये बहुत सारी आपको एग्रीमेंट देते हैं कि हमारा जो स्टोरेज है 99%, 99% आपको ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि सिर्फ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको डिक्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप अपना खुद का जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। ठीक है ना। खुद का जुगाड़ का मतलब क्या होता है, खुद का जुगाड़ का मतलब है कि अगर मेरे को कोई वॉल्यूम डिक्रीज करनी है, जैसे इसका साइज 100 GB है, मुझे 50 GB करनी है, डिक्रीज इन्होंने अपने बटन पे तो अलाउ किया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नया वॉल्यूम बनाएंगे, 50 GB का बनाएंगे, ठीक है, सेम जीन जोन में बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम ट्रांसफर लगा देंगे, कि इसके अंदर जो डेटा है, जो फाइल सिस्टम है, वो इधर ट्रांसफर हो जाए। तो इस पे जितना भी डेटा होगा फाइल सिस्टम होगा, इधर पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इसको अटैच कर लेंगे, और फिर इस वॉल्यूम को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये लोग यूज करते हैं, अगर किसी को डिक्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस तरीके से करते हैं। बट AWS अपनी बटन पे अलाउ नहीं करता, उसका नहीं अलाउ करता, क्योंकि डेटा करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप डिक्रीज की बात करते हो। कभी भी प्रोडक्शन में भी ये चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक हो गया। हम्म। हम्म। क्या कर रहे हो आप GP2 से? हम्म। नहीं सर, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम्म। इसके पीछे बेसिकली खेल ये रहता है कि पीछे से आपको ना फीचर्स देना स्टार्ट कर देते हैं बस। है तो सब वही, एक लॉजिकल लेयर है उनका, सॉफ्टवेयर लेवल का, जो आगे पीछे से फीचर देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसकी नेटवर्क बैंडविड्थ आपको बढ़ा दिया जाएगी, ठीक है, उसका IOPS आपको बढ़ा दिया जाएगा, ये होता है। फीचर जो रोक के रखे वो देना लग जाते हैं बस।
ठीक है, दूसरा चीज, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक आप लोगों को होमवर्क करना है कि मैंने जो वॉल्यूम अभी बढ़ाया है, ठीक है, वो सेकेंडरी वॉल्यूम को बढ़ाया है, मतलब वो रूट वॉल्यूम नहीं है, उस पे ओएस नहीं पड़ा हुआ है। क्या? तो आप लोगों को होमवर्क क्या करना है कि रूट वॉल्यूम एक्सटेंड करना है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क नोट डाउन करके रखो। चलो, अब वो आप मेरे को नहीं पता, आप लोग करो। होमवर्क का मतलब होता है घर पे करना है, ठीक है, चलो। अब इन ये आप एक और स्टोरेज इनके पास होता है जिसका नाम है इंस्टेंस स्टोरेज, इफिमरल स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज। क्या? एक इनके पास होता है इंस्टेंस स्टोरेज, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का खेल क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है, ये आपका रैक है, ठीक है, और इन्होंने इधर पे वर्चुअलाइजेशन डाला है, वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे लोड किया है, ठीक है। और ये वर्चुअलाइजेशन जब लोड किया तो ये आपकी वीएम चल रही है। क्या चल रही है? यहाँ पे आपकी वीएम चल रही है, और ये ईबीएस वॉल्यूम है, एक प्रकार से नेटवर्क स्टोरेज है। क्या है ये? नेटवर्क स्टोरेज है। जस्ट एक मिनट होल्ड करना ना। कौन सा डाउट है भाई? कौन सा डाउट है? हम्म। सर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अलग अलग रैक होगा, ठीक है। जो रैक का सिस्टम है वो वीएम के केस में है। स्टोरेज तो सहन ही है ना, आप हार्ड ड्राइव देखो ना, एसएसडी का मतलब क्या है? एसएसडी हार्ड ड्राइव है, रैक क्यों अलग करेगा वो? पीछे तो जो फिजिकल है वो तो एसएसडी है ना। ये सब तो लॉजिकल हो गए, जीपी 2 जीपी 3 IO 1, ये तो लॉजिकल कंसेप्ट है, वो तो सॉफ्टवेयर लेवल का कंसेप्ट है। हार्ड ड्राइव तो एसएसडी है ना सब में। सब सेम रहेगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको फीचर दे देंगे पीछे से। अगर हार्ड ड्राइव का टाइप बदल रहा होता ना तो चेंज होता रैक। हार्ड ड्राइव तो एसएसडी है, क्यों रखेगा अलग हो?
हम्म हम्म एस टी वन पे मत पकड़ो, पीछे का बैकएंड डिस्क देखो, एस एस डी है, एच एच डी है। एस टी वन में क्या, एच डी डी हार्ड ड्राइव है। तो वहां पे बिल्कुल। तो ये देखो क्या आपकी नेटवर्क डिस्क है, ये क्या है आपकी, ये नेटवर्क डिस्क है। यहां से आपकी ईबीएस वॉल्यूम आपको मिली, और ये ईबीएस वॉल्यूम क्या हुआ, आपने मशीन के साथ यहाँ अटैच कर लिया, ठीक है। जब तक मशीन ऑन है तब तक अटैच है, जैसी मशीन स्टॉप करोगे तो यहाँ से डिटैच होके यहाँ वापस आ जाती है। तो डिटैच जब हो जाती है तो ये जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो यूज करना बंद कर देता है। अब क्या होगा, एडब्ल्यूएस ने बोला कि आपको जो वीएम मिल रही है ना जिस रैक में, उस रैम में, उस रैक में भी डिस्क लगी हुई है, पता है, जिसको लोकल डिस्क आप बोलते हो। तो वीएम तो आपने यूज कर लिया, डिस्क तो पड़ी हुई है अभी, डिस्क तो यहां से मिल गया। तो एडब्ल्यूएस कहता है कि आप ना ये वाली डिस्क आप भी यूज कर सकते हो। और इसको कहता है इंस्टेंस स्टोरेज, इसको कहता है टेम्परेरी डिस्क, इसको कहता है इफिमरल डिस्क। क्या कहता है, पूरा कंसेप्ट सुनना मेरी बात को, तभी समझ आएगा, नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्रिएट होते जाएंगे दिमाग में। पूरी बात सुनना मेरी बात को ना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में सबके। देखो, एडब्ल्यूएस क्या कहता है, अब डेफिनेटली उन्होंने पीछे रैक लगाया है, तो रैक जब मार्केट से खरीदा होगा तो उस पर सीपीयू बस थोड़ी मिला होगा, रैम बस थोड़ी मिला होगा, सीपीयू रैम तो चलो आप यूज कर रहे हो, डिस्क भी मिली होगी। तो उन्होंने बोला कि इस डिस्क को ना हम यूज करते हैं। तो इस डिस्क को इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, और इसका नाम इन्होंने दिया टेम्पररी स्टोरेज, इफिमरल स्टोरेज, इंस्टेंस स्टोरेज। और चैलेंज किया, चैलेंज क्या किया, इससे ज्यादा फास्ट कोई डिस्क नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये लोकल है। आपकी वीएम जिस रैक पे है, उसी रैक से अगर आपको डिस्क मिल जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। ये तो फिर भी नेटवर्क है यार, ये तो नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, हो सकता है नेटवर्क है तो इससे तो कम ही फास्ट होगी, क्योंकि ये लोकल डिस्क है। तो इन्होंने बोला कि ये जो इंस्टेंस स्टोरेज डिस्क है, ये हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो आप बोलोगे यार बड़ा बड़ा अच्छा ईडब्ल्यूएस वाला फ्री में दे रहा है, चलो कौन लेगा, ये भी छोड़ो हटाओ, यही यूज करते हैं। नहीं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। उसने दिमाग क्या लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट तो दूंगा, लेकिन ऐसे इंस्टेंस के साथ सपोर्ट करूंगा जिसका प्राइस हाई है। मतलब छोटे मोटे इंस्टेंस के साथ नहीं देता, बड़े बड़े इंस्टेंस के साथ देगा। इसका मतलब ऐसे बड़े इंस्टेंस के साथ दे रहा है जिसका प्राइस ऑलरेडी हाई है, वहां से एडजस्टमेंट कर लेता है। तो आप बोलोगे ना मेरे को T2.micro चाहिए, T3.micro चाहिए, उसके साथ मुझे डिस्क दे दो, नहीं देगा वो। क्यों, क्योंकि अगर T2.micro, T3.micro में मेरी इनकम क्या है, कुछ नहीं है, ये तो फ्री ऑफ में दे रहा हूँ। उसके साथ देने लग जाऊंगा तो इसका मतलब समझ लो बड़े बड़े इंस्टेंस के साथ देता है। दूसरी चीज, अब कंडीशन भी है, कह रहा है कि अगर आपने अपनी मशीन में इंस्टेंस स्टोरेज अटैच किया है, और उस इंस्टेंस स्टोरेज में अगर आपने डेटा रखा है, और कल को अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, तो आप इंस्टेंस को जब स्टॉप करोगे तो होता क्या है, वो इस रैक को छोड़ देता है। कल को जब स्टार्ट करोगे तो दूसरे रैक में जाएगा। तो कह रहा है ये हार्ड डिस्क दूसरे रैक में थोड़ी जाएगी, ये तो लोकल है। तो ये कहता है कि अगर आपने इंस्टेंस स्टोरेज यूज कर रहे हो, उस पर आपने डेटा रखा है, जब तक चलता रहेगा डेटा रहेगा, लेकिन मशीन को स्टॉप कर दोगे डेटा चला जाएगा। डेटा क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी चीज, अब ये कहता है कि इंस्टेंस को स्टॉप और स्टार्ट के केस में डेटा लॉस होगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंस को
क्या करते हो, रीबूट करते हो, रीबूट, क्या रीबूट, रीबूट में क्या होता है, रीबूट में यहीं पे इंस्टेंस रहता है, सिर्फ उसका ओएस दोबारा से बूट हो रहा था, तो कह रहा रीबूट के केस में रहेगा। दूसरी चीज, अब यहां पर बहुत सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज है, सॉरी, तो एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि ये जो इंस्टेंस स्टोरेज है, इस इंस्टेंस स्टोरेज में आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। दो लाइन बोली मैंने, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे रेड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हार्ड कोड कर दिए हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जहां लोड होगा वो ईबीएस वॉल्यूम होगा, इंस्टेंस स्टोरेज सपोर्ट नहीं करेगा। तो मतलब अगर आप इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम ले जाते हो और कहते हो कि मुझे इंस्टेंस स्टोरेज लेके लोड करना, सपोर्ट नहीं करेगा। इंस्टेंस स्टोरेज यूज करना एडिशनल डिस्क के तौर पे यूज कर लो, बट प्राइमरी डिस्क के तौर पे सपोर्ट नहीं करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने अपनी पॉलिसी लगाई है। क्यों लगाई है, उनको पता है भाई अगर कोई गलती से कर ले और कुछ मिस्टेक कर दे और लाइसेंस यूज कर रहा है तो फिर मेरे को फोन करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, टेम्परेरी डिस्क में हम लोड नहीं होंगे। दूसरा, अब इमेज वाले चाहे तो सेटिंग चेंज करके बोल सकते हैं कि इंस्टेंस स्टोरेज पे भी लोड कर लो। जैसे अमेजोन का जो लिनक्स है वो कहता है कि इंस्टेंस स्टोरेज पे भी लोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी हम लोग देखो यहाँ पर इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस में जाएं, क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो हमारे पास इमेजेस आती है, अगर इमेज को ब्राउज करें हम लोग, क्या लिखा है देखो, रूट डिवाइस टाइप ईपीएस, सिर्फ ईपीएस होना चाहिए। नीचे आओ, रूट डिवाइस टाइप ईपीएस लिखा हुआ है देखो इमेज में। अगर मैं थोड़ा यहाँ जाऊं, यहाँ पे आता था इफ इम्प्रेस स्टोरेज, ऑप्शन नहीं आ रहा, इंस्टेंस स्टोरेज। ये देखो आ गया, रूट डिवाइस टाइप ईपीएस इंस्टेंस स्टोर। तो ये जो इमेजेस आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इंस्टेंस स्टोर, इंस्टेंस स्टोर मतलब ये इमेज इंस्टेंस स्टोरेज में जाके लोड हो जाएंगे। और वहीं पर अगर मैं अभी, मैंने क्या बोला, नहीं मैं अभी इनको ईबीएस पे ही लोड करूंगा, बट मैं एडिशनली ले लूंगा इंस्टेंस स्टोरेज। तो यहां पर मैंने क्लिक किया,
इंस्टेंस के सेक्शन में गया, फिर कंपेयर इंस्टेंस टाइप। यहाँ देखो क्या आ भी रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक मिनट रुकना ना जस्ट। हाँ ये देखो, कह रहा है कि आप ना M3 डॉट मीडियम लो। आपको देखो ये स्टोरेज दे रहा है, देख रहा है, ये स्टोरेज दे रहा है, ये स्टोरेज दे रहा है, ये स्टोरेज दे रहा है इस इंस्टेंस के साथ में। जिसके में नहीं लिखा हुआ डैश डैश है उसमें नहीं दे रहा, देखो इसमें नहीं दे रहा। और इधर जाऊं तो कह रहा है ये इंस्टेंस लोगे तो इतना जीबी आपको देगा। एसएसडी क्यों बोल रहा है यहाँ पर? एसएसडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो लोकल स्टोरेज है वो भी एसएसडी हार्ड ड्राइव है। ये आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है। और इसकी जो कनेक्टिविटी बनेगी ना, इंटरफेस, वो एनवीएमई आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ नहीं दे रहा, देखो इसके साथ दे रहा है बट बैकएंड में डिस्क क्या लगा के, एचडीडी लगा के रखा है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इसमें मैं। तो मान लो ये वाला इंस्टेंस मैं लेता हूँ, सेलेक्ट। ऐड न्यू वॉल्यूम करूँ। ये देखो दिख रहा है 118 जीबी, ई फिमरल नाम दे रहा है इसमें। ये मुझे मिलेगा, ठीक है। मेरा ओएस तो इसी पे होगा, ईपीएस। तो मैं इसको करता हूँ क्या, लॉन्च। हम्म। बिल्कुल। वो तो ईबीएस पे लोडेड है ना। रूट होती तो आप स्टॉप करोगे ना, मशीन ऑन नहीं होगी, वो तो गया डेटा, टर्मिनेट हो जाएगा मशीन। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो ये मशीन को एक्सेस करते हैं पहले ना। कमांड मारो, एस एस एच सी डी करके डाउनलोड में चलते हैं। SSH-i।
बताया था ना, लिनक्स में ऑप्शन यूज करना करते हो तो हाइफन लगाते हैं। जब आप की पास करते हो ना, तो आई आपको डिफाइन करना पड़ता है ऑप्शन में। सॉरी, एस एस जी लगा दिया मैंने। तो मैंने कमांड मारा एफ डिस्क हाइफन है। तो ये देखो, ये जो डिस्क आई है क्या आई है, एन वी एम बी। ठीक है, ये मेरी इंस्टेंस स्टोरेज है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ डैब, उनके एड्रेस डॉट टीएक्सटी। हम्म। इस पे लिखा हुआ ना सर, लिनक्स फाइल सिस्टम दिख रहा है आपको? बूट फाइल सिस्टम। तो ये मैंने इसको भी माउंट कर लिया। और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा कुछ रखूंगा। ठीक है, ये डेटा है। अब मैं कल को क्या करूँ, इस इंस्टेंस को स्टॉप करूँ। मान लो अंदर से बैठ के मैंने क्या किया, यहाँ पर कमांड मारा स्टॉप, पावर ऑफ, मशीन मेरी स्टॉप हो गई। देखो स्टॉप हो रहा है। हेलो। हाँ।
हो गया स्टॉप ये। तो इसको अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हेलो। नहीं 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 किया था। नहीं नहीं कर दिया मैंने, चेक कर। ठीक। अभी ये स्टार्ट होगा ना, इसको मैं दोबारा एक्सेस करता हूँ। ठीक है, टेस्ट तो मेरी रहेगी, बट उस डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं एफ डिस्क हाइफन एल करूंगा, तो डिस्क तो मेरी है, बट डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम नहीं है। तो पीएल की आईडी, ठीक है, फाइल सिस्टम नहीं है। आप अगर उसे माउंट करने की कोशिश भी करोगे तो आपको एरर दे देगा। देखो क्या बोल रहा है, फाइल सिस्टम नहीं है। अब वही है, फाइल सिस्टम असाइन करोगे तो मतलब डेटा लॉस ही कर दिया उसने, फ्लश कर दिया। तो इसका जो यूज है ना कंपनी में, इसका यूज देखो कब करते हैं। इसका यूज करते हैं जहाँ पे ना स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको डेटा मैटर नहीं करता। ठीक है, कि आपने, ये आपकी वीएम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने ईबीएस वॉल्यूम लिया है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो इधर लोड नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन लोड करने के लिए आपने एक अलग से डिस्क लिया, इंस्टेंस स्टोरेज, इस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि जब तक एप्लीकेशन इस पे रन हो, तब तक आपको स्पीड अच्छी मिलती रहे। क्योंकि अगर कल कोई मशीन के साथ कोई एक्टिविटीज होती है स्टॉप जैसी, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, दूसरी मशीन लाके दे देगा। और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपने डिफाइन कर रखा है, जब मशीन बने तो जो एनवीएमई डिस्क आए, जो स्टोरेज आए, उसको फॉर्मेट कर दो और वापस से एप्लीकेशन को रिस्टोर कर दो उसके ऊपर। तो ऑटो स्केलिंग केस में तो वही होगा कि अगर मशीन चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग चल रही है। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटा आपका ईएफएस पे स्टोर हो रहा है या नेटवर्क किसी फाइल सिस्टम पे स्टोर हो रहा है। तो अगर ये मशीन चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नई मशीन जो आएगी वो नई मशीन की डिस्क दोबारा फॉर्मेट होगी, उसके अंदर एप्लीकेशन रिस्टोर होगा, डेटा दोबारा माउंट होगा और फिर वो प्रोसेस देना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिनेरियो एक बनता है यूज का। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ऑनलाइन गेम। तो अब गेम में क्या होता है, वो गेम खेलते रहते हैं, जहां कुछ होता है तो गेम दोबारा से रीस्टार्ट होता है। तो वहां मैटर क्या करता है, स्पीड। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर। हाँ जी। क्लियर है। देखो कंपनी में क्या होगा, कंपनी में होगा, ये रहेगा आपका लोड बैलेंसर। ठीक है, ये रहेगा आपको ऑटो स्केलिंग, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर मशीनें रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी मशीनें रहेंगी।
लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगा, लोड बैलेंसर इस मशीन को फॉरवर्ड करेगा, कभी इसको करेगा, कभी किसी को और को करेगा, जो मशीनें हेल्दी होंगी उनको करेगा। अगर अब इस मशीन में हमने क्या किया, इस मशीन के अंदर हमने एक ईबीएस वॉल्यूम लगाया। इस ईबीएस वॉल्यूम में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इस मशीन में हमने इंस्टेंस स्टोरेज लगाया है। अब इस इंस्टेंस स्टोरेज के अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन लोड करें। जब हम अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपके मशीन में दो डिस्क है, कौन सा डिस्क आपको सोर्स लेना है। तो हमने पूरी एप्लीकेशन जो लोड की है, किस पे लोड करी है, इंस्टेंस स्टोरेज पे। हमने बोला कि एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ हो रही है, लेकिन एप्लीकेशन जो डेटा जनरेट करेगा उसके लिए हमारे पास थर्ड डिस्क है, नेटवर्क, जैसे ईएफएस हो गया, एनएफएस हो गया, लाइक दिस। तो ये इंस्टेंस स्टोरेज में सिर्फ प्रोसेसिंग चल रही है, बट सारा डेटा जो जनरेट होता है वो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्क्रिप्टिंग लगा दिया कंपनी ने, सारा डेटा यहाँ जा रहा है। ठीक है। अब कल को लोड कम होता है तो ये मशीन खराब हो जाती है, या किसी रीजन से मशीन खराब हो जाती है, तो खराब होने दो, इस मशीन को दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसकी जगह दूसरी मशीन आएगी, जैसे ये मशीन आई, तो जब ये मशीन आई तो इस मशीन का अपना रूट वॉल्यूम है, इस मशीन का जो अपना इंस्टेंस स्टोरेज है वो एकदम प्लेन आएगा। तो हमने क्या किया, इस मशीन को हमने बूट बूट स्ट्रैप मोड में डाल दिया, कि ये मशीन तब तक ओके ना हो पाए जब तक पूरी कॉन्फ़िगरेशन डन ना हो जाए। तो हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है कि जो इस पे एनवीएम डिस्क आएगी उस डिस्क को फॉर्मेट करो, उसके ऊपर एप्लीकेशन जो इधर चल रही थी उसको रिस्टोर करो। जब सब कुछ ओके हो जाए तब ये मशीन आपका। तो ये बताया था मैंने, जो जहां पे स्पीड मैटर करती है आपको, वहां आप यूज करो इस डिस्क। हम्म। कहीं स्टोर नहीं होगी, तो स्क्रिप्ट हम डिफाइन कर देते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। लॉन्च टेम्पलेट जो बनाते हैं, टेम्पलेट में डिफाइन कर देंगे, टेम्पलेट से लॉन्च होगी ना चीजें, वो टेम्पलेट में डिफाइन है। हम्म। क्लियर हो गया। ऐसे अगर मैं लॉन्च करता हूँ यहाँ पर, और इस बार मैं इंस्टेंस स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे बताना पड़ेगा इंस्टेंस स्टोरेज। अमेजोन मशीन इमेज।
अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है भाई इस अकाउंट, ये सारे बंद करता हूँ भाई। यहाँ पे आपने किया ना इमेज में जाके। हाँ हाँ, इमेज सिलेक्शन कर लिया ना हमने। इमेज हमने सिलेक्शन कर लिया। आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखो, ये दे रहा है आपको, ठीक है। ईबीएस यहाँ आ जाएगा, आप कर लो ईबीएस। बट ईबीएस एज ए सेकेंडरी होगा फिर, ठीक है, प्राइमरी नहीं होगा। प्राइमरी वही होगा। नहीं सपोर्ट करेगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना इमेज में कि इसका ये इमेज जो लोड होगी वो प्राइमरी डिस्क होगी आपका ई फेमरल।
हाँ जी। नहीं हो रहा, मेरे पास सीपीयू लिमिट नहीं है, क्योंकि जो इमेज जो इंस्टेंस ले रहा हूँ ना, वो भी बहुत बड़े साइज का इंस्टेंस है, पता है, जिसका सीपीयू बहुत ज्यादा है। तो जैसे अंडरस्टैंड कर लो, डेटा वगैरह इंक्रीज करानी पड़ेगी इनको बोल के, तब होगा, फिर वो अननेसेसरी पैसे लेगा। हाँ हाँ हाँ, कर सकते। नहीं, पेड नहीं है सर, ये हमारी क्लास में चेतन भाई पढ़ रहे हैं, उनका अकाउंट है। हाँ, उन्होंने बना के दिया मेरे को, तो उनका यूज कर। हमें तो अकाउंट ही नहीं बनाने देते अभी। अभी अकाउंट बनाएंगे 10 मिनट में सस्पेंड। नहीं, पेड नहीं सर, पेड भी नहीं बनाने दे रहे। पेड के लिए एक्चुअली क्या है कि इनका एडब्ल्यूएस पे अकाउंट 2018 से मैंने बना रखा है। तो उनके बहुत सारे प्रैक्टिस वगैरह करा दिए थे लोगों को, पढ़ा पढ़ा के, तो उनके बिल आ गए। तो क्या है, उनका एआई लगा हुआ है, वो हिट कर लेता है ईमेल आईडी को, मोबाइल नंबर को ना। हाँ, बिल पेंडिंग है जिसके से। और बिल इतने हैं कि बहुत ज्यादा बिल पेंडिंग हो गए, एक अकाउंट नहीं, 3 4 अकाउंट में ऐसे 1 2 लाख रुपए पेंडिंग हो गए। तो हम तो उनको बोले भी कि यार जो बिल पेंडिंग ले लो, पर नहीं, उन्होंने कोई फोन ही नहीं उठाता। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो अगर आप बिल आ रहा है ना आपका, पहले तो ऐसा होता था कि आप इनको मेल कर दो ना कि मैं, यार मैं तो लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को सिखा रहा हूँ। तो पहले वो छोड़ देते थे कि ठीक है भाई, आप लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हो, तो हमारी एक मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेनिंग दे रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, तो छोड़ देते थे। लेकिन अब इन्होंने पिछले 1 2 साल से ना नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके 10 रुपए बिल भी आएंगे ना, तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सस्पेंड कर देते हैं। उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है, क्योंकि रिसोर्सेज तो देखो कहीं ना कहीं हम यूज कर ही रहे हैं। और ट्रेनिंग में देखो, फ्री वाले रिसोर्स। नहीं, ऑटो डेबिट नहीं करते सर, ऑटो डेबिट क्यों करेंगे वो? ऑटो डेबिट तब करते जब आपने ऑटो डेबिट ऑप्शन इनेबल कर रखा है, तो ऑटो डेबिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो आपका बिल आएगा, वो आपको मैनुअल पे करना पड़ेगा, पे नहीं करोगे तो सस्पेंड कर देते हैं। हाँ, वो 2 रुपए कंफर्मेशन के लिए काटा है कि आपका अकाउंट वैलिड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं डाल दिया आपने जो वैलिड ही नहीं है, जिससे पैसे ही डिडक्ट नहीं करते, लाइक ट्रांजेक्शन ही नहीं होती। बेसिकली वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए करते हैं। हम्म। वो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट आप जाओगे तो वहां दिख जाता है। मेरे को एक्सेस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में वो है, जोर होता है सर।
यहाँ पे दिख जाते हैं सर, बट ना वो देखो, मैं रूट अकाउंट नहीं ना, इसलिए मेरे को नहीं दे रहा है अभी वो। अब जाओगे ना तो दिख जाएगा सारी सर्विसेज। करना, सर्च करना थोड़ा घर में ना, आराम से मिल जाएगा। चलो फिर, आज जॉब करते हैं। आज का टॉपिक, किसी को कोई सवाल है तो पूछें। ठीक है भाई, ठीक है दिन। ओके सर, मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। वो वीडियो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, आधा घंटा, तो इसलिए। ठीक ठीक। जी। हाँ जी, हाँ जी। दोबारा बताइए।